धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान के बाद कई तरीके के गंभीर सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे अहम और बड़ा सवाल यही पैदा हो गया है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद के लिए ही चुनाव में क्यों उतारा गया, उनको किसी विधानसभा सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़वाया गया है या लड़वाया जा रहा है। एक सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि क्या ये एक और कोशिश है उनके कद को छोटा करने की। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। क्या ये एक और कोशिश है उनके कद को छोटा करने की? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जिम्मेदार है, योगी सरकार की अंदरूनी राजनीति जिम्मेदार है। क्या क्या सवाल उभर रहे हैं विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। 3 पहलू में पूरी रिपोर्ट तैयार की है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। वैसे आप लोग समझ ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वो लोकसभा का चुनाव एक आजमगढ़ में हो रहा है, एक रामपुर में हो रहा है, उसे आप उपचुनाव कहेंगे। लेकिन उसके अलावा विधान परिषद, जिसे आप एमएलसी कह सकते हैं, उसका भी चुनाव हो रहा है। 20 जून को एक चुनाव होगा। 13 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है क्योंकि 6 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है समाजवादी पार्टी के 6 विधानसभा सदस्यों का, यानी कि एमएलसीज का। इसके अलावा भाजपा के 3 हैं और बसपा के 3 हैं और कांग्रेस के 1 विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कुल मिलाकर 13 सीटों पर यह चुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 तारीख तक नाम वापसी लिए जाएंगे और 20 तारीख को मतदान होगा और शाम तक ही नतीजा आ जाएगा। इससे आप समझ गए होंगे कि क्या और क्यों और कैसे चुनाव हो रहा है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। 13 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन्हें लग रहा होगा कि कंफर्ट हैं, 9 सीटें आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए 9 नामों का ऐलान कर दिया है। बाकी बची 4 सीटों पे देखना दिलचस्प होगा कि सपा किस किस को मैदान में उतारती है। लेकिन हम यहां सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हैं। तो भाजपा की लिस्ट पर, सूची पर नजर डालें तो 9 में से 7 मंत्री हैं। जी हां, योगी सरकार के 7 मंत्रियों को एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। पहले बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, इनको प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दूसरे शख्स हैं जिनका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह। इनके पास पंचायती राज मंत्रालय है, इनको भी सदस्य बनाया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है। जेपीएस राठौर को, जो वर्तमान समय में सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र कश्यप को बनाया गया है, जो वर्तमान समय में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसके अलावा अगला नाम है जसवंत सिंह सैनी का। इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय है और इसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री भी ये हैं। इसके अलावा अगला जो नाम हमारे पास है वो है दानिश आजाद का। ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए हैं, इनको भी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा 7वां नाम है दयाशंकर मिश्र दयालु का। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, एक आयुष मंत्रालय है इनके पास, एक दूसरा खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग है। तो इन 7 मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। इनके अलावा जो 2 और प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, उनका नाम है बनवारी लाल दोहरे और 9वां नाम है मुकेश वर्मा का। तो कुल मिलाकर ये है भाजपा की लिस्ट। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य के ऐलान पर। उसे खबर के अगले हिस्से में आपके सामने रख देता हूं। देखिए, सवाल क्या खड़ा हो रहा है उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य की वर्तमान स्थिति क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरी बार बनी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में वो डिप्टी सीएम है पिछली बार की तरह। लेकिन इस बार फर्क ये है कि वो कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से पल्लवी सिंह से, जो अपना दल जो है की प्रत्याशी थी, उनसे हार गए हैं। समाजवादी के टिकट पर वो लड़ रही थी, यानी ये विधानसभा चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए हैं। फिर भी इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ऐसे में 6 महीने का वक्त इनके पास है। ये विधानसभा या विधान परिषद से कहीं से सदस्य बन के आए, उसके बाद ये मंत्री बने रह सकते हैं। तो इसीलिए लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इनको विधान परिषद का सदस्य बनाने का
निर्णय लिया है, लेकिन भाजपा के इसी निर्णय के साथ कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं। जैसे पहला सवाल यही कि क्या इनके कद को ये कम करने की कोशिश की जा रही है। इसको समझने के लिए आपको 2017 में चलना पड़ेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य भी लोकसभा के सांसद थे और आदित्यनाथ योगी भी लोकसभा के सांसद थे, लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मैंडेट मिल गया तो ये दोनों सदस्य, आदित्यनाथ योगी भी और केशव प्रसाद मौर्य भी, विधान परिषद के रास्ते सदस्य बने और सीएम और डिप्टी सीएम बन गए। यानी कि दोनों बराबर के नेता एक दूसरे को मानते थे, बताते थे। लेकिन इस बार आप जैसा कि जानते हैं कि गोरखपुर की सदर सीट से आदित्यनाथ योगी शानदार तरीके से जीत दर्ज करके आए विधानसभा चुनाव में और ये हार गए, यानी इनका कद डाउन हो गया है। अब कहा यह जा सकेगा कि आदित्यनाथ योगी जमीनी नेता हैं, वो जीत कर आए हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो अपने आप को बहुत बड़ा पिछड़ों का नेता बताते हैं और ओबीसी नेता बताते हैं, उनकी अपनी इतनी भी हैसियत नहीं है कि विधानसभा चुनाव जीत कर आ जाते। वो पहले की तरह विधान परिषद का सदस्य रहते हुए डिप्टी सीएम बने हुए हैं भाजपा की कृपा से। दूसरा फर्क आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव हारे उसके बाद चर्चाएं चलने लगी कि क्या ये फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो भाजपा की कृपा से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की कृपा से ये डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन आदित्यनाथ योगी ने डिप्टी सीएम बनते ही इनके पत्ते काट दिए। पिछली बार जहां इनके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, इस बार इनको ग्रामीण विकास जैसा छोटा मंत्रालय पकड़ा दिया गया। आप जानते हैं पिछले 5 साल किस तरीके की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चलती रही हैं। इनको स्टूल मंत्री कहा जाता है कि आदित्यनाथ योगी इनको बगल में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते हैं। आदित्यनाथ योगी जहां पर अपने होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं वहां पर इनका फोटो तक लगाना पसंद नहीं करते हैं। आदित्यनाथ योगी जहां दौरों पर जाते हैं तो साथ में हेलीकॉप्टर में इनको बिठाकर ले जाना तक भी पसंद नहीं करते हैं। चर्चाएं यहां तक थी कि जिस कमरे में अखिलेश यादव बैठा करते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, ये केशव प्रसाद मौर्य उसी कमरे को चाहते थे और इन्होंने अपनी नेम प्लेट वहां लगा दी थी। और खबरों के मुताबिक ये है कि आदित्यनाथ योगी जैसे ही दिल्ली से लौटे वैसे ही उस नेम प्लेट को तुड़वा दिया और इनको उस कमरे से बाहर निकलवा दिया। यानी 5 साल दोनों के बीच एक रस्साकशी चलती रही है और इस बार आदित्यनाथ योगी ने इनके हारते ही उसका असर भी दिखा दिया, इनको ग्रामीण विकास मंत्री बनाकर रख दिया। ऐसे में क्या हो सकता था? ऐसे में यह हो सकता था कि इनको भी आदित्यनाथ योगी के बराबर का नेता बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़वा सकती थी। किसी भी एक विधायक को कह देती, कोई भी विधायक इनके लिए सीट खाली कर देता। और क्या कोई भी विधायक इस बड़े ओबीसी नेता के लिए सीट खाली करने को तैयार नहीं हुआ, यानी इनकी कोई इमेज नहीं है। वरना आप देखिए पुष्कर सिंह धामी का हाल। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए, फिर भी वो सीएम बन गए उत्तराखंड के। बाद में बीजेपी के एक विधायक ने उनके लिए अपनी सीट खाली कर दी। जी हां, बीजेपी के एक विधायक ने उनके लिए अपनी सीट खाली कर दी और बाद में वहां से वो चुनाव जीत कर आ गए। तो जब वहां पुष्कर सिंह धामी के लिए भाजपा अपने किसी विधायक से रिजाइन करा के, इस्तीफा दिलवा के पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है, तो यहां केशव प्रसाद मौर्य के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? हालांकि आप यहां यह भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। अगर विधान परिषद होती तो किसी विधायक से इस्तीफा ना दिलवाना पड़ता और पुष्कर सिंह धामी को विधान परिषद से लाके मुख्यमंत्री बनाए रखा जा सकता था। यहां उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का विकल्प है, तो इसलिए इनको विधान परिषद के रास्ते लाया जा रहा है। क्यों? अपने किसी विधायक से इस्तीफा दिलवाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति है और योगी सरकार की अंदरूनी राजनीति है कि केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ एक चेहरा बनाकर रखना है। जैसे 2014 से 2019 के बीच राजनाथ सिंह निंदा मंत्री थे, वैसे ही आजकल उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा के आप देखेंगे, पिछले 1-1.5 महीने का जो सरकार बनी है, 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं 10 तारीख को, तो उस दौरान का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य की इतनी हैसियत रह गई है कि मीडिया के सामने लंबे लंबे छोटे छोटे बयान दे लें। इसके अलावा उनकी अपनी कोई हैसियत डिप्टी सीएम के तौर पर या भाजपा के बड़े नेता के तौर पर नहीं रह गई है। तो बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और वो सवाल पैदा होते भी रहेंगे। इसको लेकर विपक्ष किस तरीके की प्रतिक्रिया देगा उसका इंतजार कीजिएगा। फिलहाल जो सवाल उभर रहे थे मुझे लगा कि आपके सामने रख देने चाहिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।